महसूस करें। अपने मन व शरीर को संपूर्ण तरह से रिलैक्स महसूस करें। अपने दाएं पैरों की उंगलियों पे लगाएं और दाएं पैर की उंगलियां बिल्कुल तनाव मुक्त हो रही है, ऐसा महसूस करें। उसी तरह अब अपना ध्यान दाएं पैर की घुटनी के हड्डी पे और हड्डी के आसपास जो मसल्स हैं उस पर लगाएं और उसे बिल्कुल तनाव रहित महसूस करें। अब अपना ध्यान आपके दाएं पैर की घुटने और घुंटी के बीच की हड्डी पे लगाएं और उसे बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करें। बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करें। इसके बाद में अपना ध्यान दाएं पैर की जांघ के ऊपर लगाएं। दाएं पैर की जांघ में जो हड्डी है, आसपास जो भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो बिल्कुल तनाव मुक्त हो रही है, ऐसा महसूस करें। अब आपका पूरा दायां पैर संपूर्ण तरह से रिलैक्स हो चुका है। इनमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। इसके बाद आपका ध्यान आपके बाएं पैर की उंगलियों पे लगाएं। उसे बिल्कुल तनाव रहित रिलैक्स्ड महसूस करें। उसके बाद अपना ध्यान बाएं पैर के घुटने और उसके नीचे वाली दोनों हड्डियों पे लगाएं। हड्डी के आसपास के सभी मसल्स, सभी मांसपेशियां संपूर्ण तरह रिलैक्स हो रही है, तनाव मुक्त हो रही है। अपना ध्यान बाएं पैर की जांघ की हड्डी पे लगाएं। आसपास की मांसपेशियां, मसल्स बिल्कुल संपूर्ण तरह से रिलैक्स, तनाव मुक्त हो रहे। अब आपके दोनों पैर संपूर्ण तरह से तनाव मुक्त हो चुके हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। अब अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे लगाएं और रीढ़ की हड्डी पे आप अपना ध्यान नीचे वाली हड्डी से लेकर गर्दन तक धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी संपूर्ण रिलैक्स होने लगती है। रीढ़ की हड्डी के आसपास के सभी मसल्स संपूर्ण तरह से तनाव मुक्त महसूस करते हो। इस रिलैक्सेशन का अनुभव करें। Feel the vibrations in your body. अब आप अपना ध्यान अपने चेहरे में जबड़े की नीचे वाली हड्डी पर लगाएं और जबड़े की हड्डी, आसपास के सभी मसल्स संपूर्ण तरह से तनाव मुक्त रिलैक्स हो रहे हैं। पूरे शरीर में जबड़े की ये हड्डी
जहां पर सारा तनाव केंद्रित होता है, ये जबड़े की हड्डी आपकी संपूर्ण तरह से तनाव मुक्त हो चुकी है। अब अपना ध्यान चेहरे के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं। नाक की हड्डी, आंखों के आसपास के मसल्स इत्यादि पूरे चेहरे को तनाव मुक्त महसूस करें। चेहरे के अंदर 80 मसल्स होते हैं। ये सभी 80 मसल्स को आप बिल्कुल तनाव मुक्त महसूस करें। अब आपका पूरा शरीर सर से लेकर पैर तक संपूर्ण तरह से तनाव मुक्त हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। इस रिलैक्सेशन का अनुभव करें। फील द रिलैक्सेशन, फील द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक फैलने दें। नाउ इमेजिन, कल्पना करिए कि आप जंगल के अंदर हरे पेड़ों के बीच में एक निर्मल झरने के किनारे बैठे हैं। आप एक सुंदर जंगल में हरे पेड़ों के बीच में निर्मल स्वच्छ झरने के पास बैठे हैं। झरने में खल-खल बहता हुआ निर्मल पानी को आप स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं। झरने के पानी को पत्थरों पर से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। झरने के पानी के गिरने की आवाज को सुनते हैं। आसपास के पेड़ों पर पंछियों की मधुर आवाज को सुने। आप प्रकृति के इस अद्भुत एहसास का ही एक हिस्सा है। अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार महसूस करें। आप इस बहते हुए झरने का ही हिस्सा है। आप आसपास के हरे पेड़ों का ही एक हिस्सा है। अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार करें। अब आप ऐसा इमेजिन करें कि अंतरिक्ष से एक सुनहरे रंग के प्रकाश की किरण खल-खल बहते हुए पानी के झरने पर गिर रही है। ऐसा अपनी मन की आंखों से आप देखें कि अंतरिक्ष से सुनहरे रंग की प्रकाश की किरण झरने के खल-खल बहते पानी पर गिर रही है। झरने का पानी इस सुनहरे रंग से बिल्कुल सुनहरा प्रज्वलित हो उठता है और इस सुनहरे प्रकाश से आपकी आंखें चूंधियां आ जाती है। आप अपनी आंखों को मसल कर देखते हैं कि यह झरना अब 500 रुपए की नोटों का झरना है। यह नोटों का झरना आपकी ओर बह रहा है। अंतरिक्ष से ऊर्जा की एक रुपहरी किरण आपके मस्तिष्क पर भी गिर रही है। आप अंतरिक्ष से ऊर्जा की इस रुपहरी किरण को अपने मस्तिष्क पर गिरते हुए देखते हैं
अपनी मन की आंखों से उसे महसूस करते हैं। और यह रुपहरी किरण आपके सर में से सहस्रा चक्र से, क्राउन चक्र से होकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। फील द पावर इन योर बॉडी। पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करें। आपका पूरा शरीर इस अद्भुत ऊर्जा से भर गया है। अपने पूरे शरीर में इस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। आप अपनी ओर आ रहे धन के झरने को देख रहे हैं। उस झरने में आपको सुख और समृद्धि के लिए जरूरी सारा धन, वो चीजें आपकी ओर बह रही हैं। आप अति भावुक होकर अपने दोनों हाथों से यह धन और अन्य चीजों को लेकर एक बड़ी सी ट्रक में रख रहे हैं। आप अति भावुक होकर अपने दोनों हाथों से यह धन और अन्य चीजों को लेकर एक बड़ी सी ट्रक में रख रहे हैं। आप अति प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। फील इट, एंजॉय इट। इसका अनुभव करें। इस अद्भुत अनुभूति को अपने पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक महसूस करें। आप अति प्रसन्न हैं। आप अति प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। ईश्वर की आपके प्रति इस अनुकंपा के लिए आप ईश्वर का और प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी बैंक के दरवाजे पर खड़े हैं। इमेजिन कि आप अपनी बैंक के दरवाजे पर खड़े हैं। बैंक का मैनेजर आपको देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आपकी ओर बढ़कर आपका अभिवादन कर रहा है। इसे महसूस करें। मैनेजर के स्पर्श का एहसास करें। मैनेजर आपसे हाथ मिला रहा है। मैनेजर के हाथों का स्पर्श का एहसास करें। आप अपने बैग से रुपए निकालकर अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। आप अपने बैग से रुपए निकालकर अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवा रहे हैं। रुपयों की गड्डी को अपने हाथों से महसूस करें। रुपए की गड्डी को अपने हाथों में अनुभव करें। बिल्कुल भावुकता से इसका अनुभव करें। याद रहे कि मन को कल्पना और वास्तविकता में अंतर पता नहीं है। इस नियम का उपयोग यदि आप करना सीख लें तो आपका मन आपकी इसी कल्पना को बहुत जल्द ही वास्तविकता में तब्दील करना शुरू कर देगा। आप अपने हाथों में रुपयों की गड्डियों को महसूस करते हैं। फील द बंडल ऑफ मनी इन योर हैंड। आप रुपयों की इस गड्डियों को गिनकर एक के बाद एक बैंक के कैशियर को दे रहे हैं। कैशियर उन्हें गिनकर अपने खाते में जमा करके आपके हाथ में पासबुक देता है। ये पूरा अनुभव आप अपनी मन की इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से आप मन के पर्दे पर इसे देख रहे हैं। मन की इंद्रिय के द्वारा आप स्पर्श का अनुभव करते हैं, सुनते भी हैं।
जब कैशियर आपके हाथ में पासबुक देता है, आप अपने हाथों में पासबुक का अनुभव करते हैं। मन की आंखों से आप इस पासबुक को देखते हैं। पासबुक के ऊपर आप अपना नाम लिखा हुआ पढ़ते हैं, अपने अकाउंट का नंबर देखते हैं और आप पासबुक खोलते हैं और इस पासबुक में आज तक जमा हुई राशि को देखते हैं और देखते ही आप अति प्रसन्न महसूस करते हैं। फील, एंजॉय। आपके पास भरपूर मात्रा में धन है। इसकी वजह से आप अपने जीवन के हर पहलू, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य इत्यादि में बेहतर ही बेहतर महसूस कर रहे हैं। ईश्वर की इस अनुकंपा को महसूस करें। Feel it, enjoy it. Let this sensation, let this divine sensation flow into your whole body. Let this divine sensation flow into your whole body. आपके चेहरे पर एक अद्भुत स्मित है। आप ईश्वर की इस अनुकंपा के लिए मन से, अति प्रसन्नता से, अति भावुकता से ईश्वर का आभार प्रकट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं हर रोज हर तरह से एक बेहतर इंसान बनता जाता हूं। मेरा जीवन सुखी और समृद्ध बन गया है। अपने मन में इसी वाक्य को दोहराएं। मैं हर रोज हर तरह से एक बेहतर इंसान बनता जाता हूं। मेरा जीवन सुखी और समृद्ध बन गया है। मैं हर रोज हर तरह से एक बेहतर इंसान बनता जाता हूं। मेरा जीवन सुखी और समृद्ध बन गया है। Every day, in every way, I'm getting better and better and better. Every day, in every way, I'm getting better and better and better. Feel it. Enjoy it. Enjoy this divine sensation in your whole body, using all your senses. अपनी सभी इंद्रियों का मन से इस्तेमाल करके अपनी मन की इंद्रियों से इस अनुभूति को महसूस करें। Enjoy this. Let this divine power, let this divine sensation flow in your whole body. अपने मन की आंखों से मस्तिष्क में, मन के पर्दे पर आप एक अपना दिव्य स्वरूप देखते हैं, जैसा आप चाहते हो। आप अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ देखते हो, महसूस करते हो। आपके जीवन का सामाजिक पहलू एकदम अद्भुत तरह से परिवर्तित हो गया है। आपके आसपास के सभी लोग आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं। आपकी भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण है। आप अपने जीवन में जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन को आप अपने मन के पर्दे पर, मन की आंखों से देखते हैं, भावुकता से, प्रसन्नता से। Enjoy this divine vision
your body. Enjoy this divine vision in your body. Feel it. Enjoy it. Be it. अब थोड़ी ही क्षण में मैं 1 से लेकर 5 गिनती करूंगा। जैसे ही मैं गिनती करते जाऊंगा, आप धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे और मेरे 5 गिनते ही आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 1, slowly coming out of this deep sleep. 2, slowly coming out. 3, 4, coming out of this deep sleep. 5, open your eyes. Open your eyes and feel this divine sensation with this awakened state of mind in your whole body. This is a beautiful, lovely, divine meditation.
तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेडिटेशन के बाद। ये तो सुबह सुबह मेडिटेशन हो गया तो आपको नींद भी आ गया होगा। कई लोग कंट्रोल कर पाए, कई लोग नहीं कर पाए, और कई लोग हाथ में लेके ही मेडिटेशन कर रहे थे, मालूम नहीं कैसे कर रहे थे, और मोबाइल ही एक हाथ में पकड़े थे तो फिर कैसे आंख बंद किए होंगे। तो आप लोगों को अपने लिए 10-20 मिनट 30 मिनट डेली समय निकालना चाहिए। तो ध्यान आप लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ये ध्यान की ऐसे मानिए कि एक विधि है, हालांकि ध्यान की कोई विधि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे मानिए कि जैसे कोई आदमी तैराकी सीखता है तो तैराकी शुरुआती दिनों में सीखने के लिए उसको ट्यूब दिया जाता है ना, कुछ सहारा दिया जाता है तैरने के लिए। जानते हैं आप लोग, वो ट्यूब वगैरह देते हैं पानी में, वो ट्यूब के सहारे तैरेगा। तो वैसे ही अभी कुछ नहीं जानते ध्यान के बारे में, कभी नहीं पता है, तो कम से कम एक ट्यूब दिया जाता है कि आंख बंद करके बैठ जाओ, और आंख बंद करके बैठने से शांति फील होगा, है ना। तो आप लोग कम से कम अभी ध्यान की पहला जो स्टेप है, ये ट्यूब के सहारे तो तैर सकते हो आप लोग, है ना। क्योंकि एक तैरने वाले को जो सीख रहा है, अगर ट्यूब ना दे डायरेक्ट नदी में उतारे तो भी डूब जाएगा। और खतरा फिर क्या है कि बढ़िया तैराकर अगर उसे बनना तो उसे एक दिन ट्यूब छोड़ना पड़ता है ना। अगर कोई आदमी जिंदगी भर ट्यूबवेल एक तोड़े तो क्या कहेंगे उसे, आप पागल है क्या। वो जिंदगी भर ट्यूब लेके तैरता है तो क्या वो तैराकर बन पाएगा? नहीं। लेकिन अगर ट्यूब नहीं दे वैसे उतार तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं। तो ऐसे एक शुरुआती प्रक्रिया है। तो आप सभी लोग 10-20 मिनट ध्यान कर सकते हैं, और उसी ध्यान में फिर आप ईश्वर को, अपने आप को, अपने अचीवमेंट को, माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने आप धन्यवाद भी दे सकते हैं, है ना। मतलब कृतज्ञ भाव आप प्रकट कर सकते हैं। कृतज्ञता करने से क्या होगा, आपके अंदर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। जो आदमी सिर्फ शिकायत करता है, कमियों को देखता है ना, एक्चुअल में उसकी एटीट्यूड खराब हो जाती है। उसका जो देखने का दृष्टि है वो हमेशा कमियों पे चला जाता है। तो आप सभी लोग डेली ध्यान करें, 20 मिनट 30 मिनट बैठ जाएं, नहाने की जरूरत नहीं है, पूजा कहीं भी बैठ जाएं, 20 मिनट बेड पे बैठ जाएं, कुर्सी बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, जहां मर्जी वहां बैठ जाएं, कोई फॉर्मेलिटी पूरा करने की जरूरत नहीं है। बैठ जाए बस आंख बंद करके, और 20 मिनट तक 10 मिनट तक आप ध्यान से बैठे, और जैसे आंख खोले फाइनली लास्ट में हाथ जोड़ के धन्यवाद दें पूरी यूनिवर्स की सत्ता को, अपने आप को, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को, और जो भी आपको ऊपर द्वारा आपको नवाजा गया है, जो भी आपके पास अच्छाइयां हैं, उनके लिए आप धन्यवाद अदा करें। डेली अगर ऐसा आप करें, डेली आप ऐसा करें, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड भाव लेके आए अपने अंदर, अहो भाव लेके आए, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि अगले कुछ 6 महीना साल भर के अंदर आपके अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कमजोरी या गलत चीजों को देखने की हैबिट, ये सब निकल जाएगा, और आप हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, दिन भर कृतज्ञ रहेंगे आप। और जो आदमी हमेशा कृतज्ञ रहता है, वो बड़े लोग ही कृतज्ञ रहते हैं, बड़े लोग ही झुके रहते हैं, बड़े लोग ही धन्यवाद देते हैं, है ना। बड़े लोग ही दूसरे कंट्रीब्यूट करते, बाकी लोग तो पूंछ उखाड़ने वाले, कमियां निकालने वाले, वो इसी मीटिंग में भी हो सकते हो, वो पूरा मीटिंग अटेंड करने वाले, एक जन क्या कमी रहे तो कमी को दिख सकता है, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड वाला व्यक्ति होगा तो एक पूरे मीटिंग में 100 कमियां थी मगर एक चीज अच्छा था तो एक को धन्यवाद देके वो अपना काम कर देगा, है ना। तो ये एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर आएगा, तो आप लोग इस ध्यान को कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा, तो आपका मन यही गाना गाएगा। कौन सा गाना भी चल रहा था? मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। भाई जब मन मस्त हो गया तो बोले क्या? कबीर साहब का गाना है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, है ना। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, अभी जो आप सुन रहे थे, विकेश यादव जी सोइए मत, हाँ पानी पी लीजिए विकेश यादव जी। हल्की थी जब, हल्की समझते हैं ना, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भरी अब क्यों बोली। जब हल्की थी तब तराजू चली, अब भारी हुआ तो अब क्यों बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पाया बाद गठरिया, हीरा मतलब कोई बहुत ऊंची चीज मिली है ना, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी ऊंची चीज हाथ लगी। हीरा पाया
बांध गठरिया, बार बार वो क्यों खोले, उसे बार बार खोल क्या रहे हो, है ना। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कई लोग इस बिजनेस में मान लीजिए इतना बढ़िया पा गए तो रात दिन इसी बखाने करते रहते हैं। अब तो बढ़िया मिल ही गया तो कर ही जाओ ना। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंस नहाया मान सरोवर, समझते हैं ना मान सरोवर, सरोवर तो समझते होंगे आप लोग। हंस नहाया मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले, है ना। जो मान सरोवर में नहा रहा है अब उसे छोटे छोटे तलैया में क्या डाले। जिसे सूर्य मिल गए हैं वो लालटेन का क्या करेगा, है ना। तो मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, यही गाना था। आप लोग फिर से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग डेली मेडिटेशन कर सकते हैं और उससे आपका मन मस्त रहेगा, शांत रहेगा और सच कहें कि ज्यादा विवेकशील रहेगा और आपके निर्णयों में, कामों में, जिंदगी में बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। तो आप इस मेडिटेशन कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आप अपने अप्लायंस से ले सकते हैं ऑडियो, और आप उसको विजुलाइज करेंगे तो अगर धन का विजुलाइजेशन करेंगे तो आपको धन मिलेगा, स्वास्थ्य का विजुलाइजेशन करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, और जो भी विजुलाइज करेंगे आपके अपने मन में लेके आएंगे चीजों को, वही मन में आई हुई चीजें विचार का रूप लेंगी, व्यवहार में तब्दील हो जाएंगी, व्यवहार आपके एक्शन में आ जाएगा और फिर वह काम में बदल जाएगा, व्यवहार काम में बदल जाएगा और काम से फिर वो आपके परिणाम यानी आपके जीवन में वो वस्तु के रूप में उतर आएगा। ये पूरा एक प्रक्रिया है। तो उसको आप सबसे पहले अपने मनोस्थिति में लेके आना है, मन को ठीक करना है। तो आप इस मेडिटेशन कर सकते हैं, डायमंड शिप का विजुलाइजेशन कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को विजुलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी समृद्धि को, जो भी आपके लक्ष्य गोल हैं उनको आप विजुलाइजेशन इस मेडिटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आपके डायमंड लीडर के पास ये ऑडियो होगा, उनसे आप लोग इसे ले सकते हैं। लेकिन ये कि खाली है, लोग करते नहीं, आज हमने करा दिया तो हो गया, नहीं तो कभी तो खुद तो करते नहीं कभी भी। तो आप इसको कर सकते हैं 10-20-30 मिनट। ये रहा हमारा पहला पार्ट। एज ए मेडिटेशन आपको विजुलाइजेशन जो ऑडियो है ये आपका, इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, ये आपको हमेशा करना है, अपनी टीम को कराते रहना है। अब दूसरी हम पॉइंट पे बात करेंगे। इस बिजनेस में हम लोग देखते हैं टैबू, द टैबू, बहुत सारी चीजें जो निषेध है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में जो वर्जना है, वर्जित है करना, निषेध, द टैबू, वो क्या है। अब देखते हैं बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी आप देखते हैं कि ये बिजनेस
पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हो चुकी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हो चुकी है। कोई भी डायरेक्टर बन जाता है, कोई भी मोटिवेशनल ट्रेनर बन जाता है, कोई कुछ भी कभी बन सकता है। और आप सभी को पता है कि जब कोई चीज पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है तो फिर उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। जैसे सरकारी जो जितनी संस्थाएं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसको लोग उतनी केयरिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए एक रोड है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो कोई कुछ भी कर सकता है, वहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी है। एक मान लीजिए सरकारी शौचालय है तो जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई तो वहां साफ सफाई नहीं मिलेगा, कोई भी मनमाने करेगा, थूक देगा, पानी नहीं गिराएगा, कुछ भी करके चला जाएगा, है ना। तो जो चीज पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है फिर उसमें दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो ये बिजनेस भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब बहुत कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे अनएथिकल चीजें भी हो जाती हैं। ये एक टैबू होने का एक कारण है। और वैसे सही मायने में देखा जाए तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा व्यवस्थित बिजनेस है, बहुत ज्यादा व्यवस्थित है ना। एक साइंटिफिक तरीके से काम करता है, जैसे फेसबुक काम करता है। आज फेसबुक के जो यूजर्स हैं वो यूजर से उनको आमदनी आती है। आज जैसे जियो के जो यूजर्स हैं उन यूजर से उनको आमदनी आती है। वो टाटा स्काई के जो यूजर्स हैं उनको आमदनी आती है। सेम उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उसी साइंटिफिक तरीके से काम करता है कि आपके पास एक बड़ा लंबा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में प्रोडक्ट लोग कंज्यूम करते हैं अथवा सेल करते हैं, उससे आपको प्रॉफिट होता है। बिल्कुल उसी तरह से नेटवर्क है और उसी सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन इस बिजनेस में लेके इतनी सारे बहुत सारी चीजें, गंदगी कैसी फैल गई तो उसको हम सभी लोग समझते हैं। सबसे पहले बात, इस बिजनेस में लोग अनट्रेन होके अगर उतरेंगे तो निश्चित तौर पे ये गलत तरीके से बिजनेस प्रैक्टिस में आएगा। अनट्रेन लोग, आप सभी को पता है कि कोई भी काम करने से पहले आदमी को ट्रेंड होना जरूरी है। यहाँ तक कि हम लोग ए फॉर एप्पल भी जब तक ट्रेंड नहीं किया गया था तब तक नहीं बोल पाए थे। तो इतना बड़ा व्यापार जो है क्या बिना ट्रेनिंग के हम कर सकते हैं? तो इस बिजनेस को बहुत सारे लोग अनट्रेंड होके करते हैं और इसलिए उसका खामियाजा होता है कि वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी अपने डाउनलाइन या अपलाइन कुछ भी करते हैं और इससे फिर ये दिक्कत पैदा होती है इस बिजनेस में, जो कि ये सब वर्जित होना चाहिए। और आप देखिए हम लोग इस बिजनेस में, तो सच बताइए क्या हम लोग सामान बेचने जाते हैं किसी व्यक्ति के घर? मैंने पहले कहा कि हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि नेटवर्किंग मतलब जस्ट लाइक ए कैंपस इंटरव्यू। तो हम लोग किसी को ऐसे सूट देने नहीं गए हैं, किसी कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं गए हैं, हम लोग किसी ले गए हैं जस्ट लाइक कैंपस इंटरव्यू। एज ए रिक्रूटमेंट करने हम सभी लोग जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट करने जाते हैं। और इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट जब हम लेने जाते हैं तो किसी भी कंपनी या सरकारी संस्थानों में जो बड़े बड़े सरकारी कोई भी नौकरी में अगर कोई नौकरी चाहता है तो उसे बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, मानक है, उन्हें वो उसे उत्तीर्ण होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। हमारे बिजनेस में भी हम लोग क्या करते हैं, एज ए उन बिजनेस को स्पॉन्सरिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई खास मानक हमारे पास नहीं है ना, हम बस उन्हें भर्ती कर लेते हैं। तो हम एज उनको रिक्रूटमेंट करने जाते हैं तो रिक्रूटमेंट में क्या है ना, उनकी कोई योग्यता वगैरह कुछ तो देखते नहीं है। जबकि दुनिया के किसी भी संस्थान में पहले उनकी योग्यता होती है, वो क्वालिफाइड होते हैं फिर वो आते हैं। और क्वालिफाइड आदमी जब किसी संस्था में जाता है तो उस संस्था का वो अच्छे से काम करता है। हमारे बिजनेस में बिना क्वालिफाइड लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, बिना किसी क्वालिफिकेशन की। तो फिर उसमें क्या आता है, जब क्वालिफाइड लोग नहीं होते, रिक्रूटमेंट अच्छा नहीं होगा और फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छा नहीं होगा तो बताइए दिक्कत आने वाली है कि नहीं? नेटवर्क में, मार्केट में, समाज में कुछ गलत फहमी फैलेगा कि नहीं? रिक्रूटमेंट अगर नहीं हो रहा ठीक से तो हम लोग ध्यान रखिए, सेल्समैन के बिजनेस में नहीं, हम लोग सामान बेचने वाले लोग नहीं है, हम लोग अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, यानी हम लोग रिक्रूटमेंट करने जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट जितना अच्छे तरीके से होगा उतना अच्छा नेटवर्क बनेगा कि नहीं आपका? भाई किसी कंपनी का जो उसके इंटरव्यू जो एम्प्लॉय का सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका वो अगर अच्छा होगा तो कंपनी में अच्छे लोग काम करेंगे, अच्छे लोग सेलेक्टेड लोग आएंगे उसमें, तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से आने वाला है। और इस
बिजनेस में आप एक गलत अफवाहें चल चुकी है मार्केट में कि मैं पहले एक्स कंपनी में काम करता था, इतना दिन मैंने काम किया, मेरा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। आप बताइए क्या आसानी से कोई काम हो सकता है? इस कंपनी में जब आप एक नॉनी प्रीमियम सेल करने जाते हैं, उसको प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, तो वो व्यक्ति नहीं ले रहा है, दूसरे कंपनी में उसके कंपनी का नॉनी प्रीमियम देने जाएंगे तो क्या वो आपका चादर, मतलब वहां पे रेड कारपेट बिछा के और फूल माला लेके इंतजार कर रहा है आपका कि आ जाइए अब आपका ले लेंगे, दूसरे कंपनी में आप आ गए हैं। भाई वो वही बिहेवियर करने वाला है जो इस कंपनी में आपके साथ हो रहा है, वही वहां भी होने वाला है। तो ऐसे कहा था कि नहीं यहाँ पे बहुत आसान है, यह एक गलत फहमी बताया था कि यहाँ पे इतने दिन में मैंने कमा लिया। एक बात ध्यान से रखिएगा, अगर इतना ही आसान होता है बिजनेस तो फिर बाकी लोग जो इतना पढ़ाई लिखाई करके प्राइवेट या सरकारी नौकरी में इंटरव्यू दे रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे थोड़े सब लोग इसी में आ जाते हैं। ध्यान रखिए, सक्सेस का प्रिंसिपल उतना ही काम करेगा जितना एक IITian के लिए, एक IAS बनने के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, या किसी भी बड़ी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जो सक्सेस रेशियो 20 और 80 का जो रेशियो है, वही सक्सेस प्रिंसिपल यहाँ भी काम करेगा। तो अपने आप को इस रूप में अगर कोई पेश करे बार बार, या कोई कंपनी वाला पेश कर रहा है कि नहीं नहीं यहाँ बहुत आसान है और यहाँ अपने आप ही हो जाता है, तो ये सरासर झूठ है। और इससे लोगों के मन में एक गलतफहमी पैदा होगा और इससे लोग प्रलोभन में आते हैं, लोभ में आते हैं और आ तो जाते हैं लेकिन होता नहीं है, और नहीं होता है तो फिर एक दिक्कत पैदा होती है। तो आप लोग अपनी स्ट्रगल बताइए, अपनी कहानियों को सच पूर्वक बताइए और स्ट्रगल करके आप लोगों को बताइए कि मैं आ रहा हूं, मैं दमदारी से, दोनों भाई मिलकर बिजनेस बिल्ड करते हैं। ईमानदारी से बोलने में क्या दिक्कत है? झूठ बिल्कुल क्यों, काहे को बोलना है? अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलने पे बिजनेस में आ रहा तो व्यक्ति कामचोर है, और अगर कोई आदमी काम करने के लिए आ रहा, वाकई में मिशन वाला आदमी है, मेहनत करने के लिए तैयार है और शुरुआत में इस माइंड सेट के साथ आ रहा है कि यहाँ पे दम से काम करना है, अब वो व्यक्ति यहाँ पे रुक के काम करेगा कि नहीं करेगा? मगर आदमी इस उम्मीद के साथ आ गया कि हाँ तो अपने आप ही हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, और जब आपने खुद ही बोला कि आराम से हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा, और कल आप उससे कह रहे हैं कि बहुत काम करना पड़ेगा, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ना, इसकी वजह से वो बिजनेस कामयाब नहीं होगा, फिर भागेगा। तो अपनी स्ट्रगल की कहानी जरूर शेयर करिए। मैं तो जरूर शेयर करता हूँ कि आसान तो नहीं है, आसान कुछ भी नहीं होता भाई, बिल्कुल आसान नहीं है। 50,000 की सैलरी में नौकरी करना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए की कोई नौकरी कर रहा है, 50,000, 60,000, 70,000 की, बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाने की बात करें या कमा रहे हैं, तो क्या वो आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं हो सकता। सक्सेस प्रिंसिपल उतने ही काम करेंगे जितना कि अन्य जगहों पे काम करते हैं। मगर कुछ लोग मार्केट में मनी सर्कुलेशन कंपनी वाले बोलेंगे हमारे में आ जाओ, यहाँ पे अपने आप पैसा आ जाएगा। कुछ उन लोगों ने भरम फैलाया हुआ है, बहुत पहले से फैला चुके हैं। कुछ ऐसे कंपनी वाले हैं कि जो जिनके पास अब कुछ नया लोग स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपने बिहेवियर, अपने आदत, अपने एटीट्यूड से जो फेल है, उनके पास पहुंच जाते हैं। और वो साफ साफ ये नहीं बताता उसको कि तुम अपने बिहेवियर से यहाँ फेल हो, बल्कि वो ये बता देता है कि तुम तो बहुत बढ़िया थे, यहाँ ये गड़बड़ थी, इसलिए तुम कामयाब नहीं हुए, मेरे पास आ जाओ तुम कामयाब हो जाओगे। वो आदमी भी इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, वो कहा था बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो बहुत दमदार आदमी था, मैं तो सबसे नेटवर्क मार्केटिंग का किंग हूँ भारत का, और इसके वजह से सिस्टम अपलाइन कंपनी खराब थी ना, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। अब बिल्कुल हो जाऊंगा। और जाने के बाद फिर क्या होता उसका? आदमी तो वही है ना, जिससे हारमोनियम बजाने नहीं आता, वो क्या कीबोर्ड बजा लेगा? बोलिए। जो आदमी स्प्लेंडर प्लस नहीं चला सकता है, वो क्या यामाहा चला लेगा? उसमें अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर तो नहीं है ज्यादा कोई ना। तो इस गलतफहमी में वो चले जाते हैं और फंस जाते हैं। तो ये सब बहुत कुछ चल रहा, आप सभी को इस सब चीजों से बचना है और बचाना भी है टीम को, ये वर्जना है, वर्जित है। तो स्ट्रगल वगैरह मत छिपाइए, साफ साफ कहिए। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल फेस में बिजनेस अभी चल रहा भारत में और चलेगा। कोई भी स्टार्टिंग, आपको पता है कि हम सभी को आजादी लेने में भी कई साल लगा कि नहीं, बताइए? देश की आजादी, खुद की देश की आजादी लेने में भी कई साल लग गए। महात्मा बुद्ध को भी
निर्वाण प्राप्त करने में कई साल लग गए। जीसस क्राइस्ट को अपने ही लोगों से विरोध कर झेलना पड़ा, अपने ही लोगों से सूली मिला उन्हें। तो हमको भी समय लगेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में। पहले लोग जो डांस वगैरह करते थे उनको बोलते थे नर्तक, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। सही बात है, बोलिए। डांस को, गाना बजाना को हे दृष्टि, नर्तक बोलते थे। आज डांस इंडिया डांस में ना बड़े गौरव, आपका बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाए डांस इंडिया डांस में तो मतलब आप पूरा ढिढोरा पीटेंगे घूम घूम। तो उसने स्ट्रगल किया ना अपने आप को, डांस इंडिया डांस ने स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाया उसने, और इतना बड़ा पहचान बनाया कि बड़े बड़े घरों की लड़कियां ही वहां नाचती हैं। और नाचने का ड्रीम होता है अच्छे अच्छे लड़कियों का और लड़कों का, लड़के लड़कियों का दोनों ड्रीम होता है आज के टाइम में। तो उसने अपना एक पहचान बनाया ना, सम्मान की दृष्टि से देखे जाना लगा। बॉलीवुड ने अपने आप को किस मुकाम पे लेके गया, सबका एक ड्रीम है, उसकी बात ही क्या करें, अपने आप को कितना इंप्रूवमेंट किया है। हम सभी को भी, इस इंडस्ट्री को भी, अभी आप प्लान दिखाने जाएंगे तो मैंने कहा ना कुछ ऐसे गलत फहमियां, कुछ गलत लोगों द्वारा ऐसे मार्केट में गंद फैला हुआ है। अभी हम सभी की दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि इसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, अच्छे ढंग से पेश करना, और इसमें भी वही मान सम्मान इज्जत डांस इंडिया डांस और फिल्में का या आजादी के लिए जो हमने स्ट्रगल किया है, इस बिजनेस के लिए वही मान सम्मान वापस लाना है एज ए अपलाइन के रूप में। कई सारे अपलाइन है तो वो दूसरी कंपनी भाग गए, तो उसने अपना एक खराब माहौल पैदा किया, जैसे दीपक बिरला, उन्होंने बहुत खराब माहौल किया सेफ साहब में आके। फिर कई लोग जिसको देखो डायरेक्टर बन जा रहा है, तो पहले डायरेक्टरों की एक वैल्यू होती थी, कोई भी डायरेक्टर बन जा रहा है। अभी तो अभी एक और ट्रेंड चल गया, डायरेक्टर बनने का ट्रेंड चल गया अभी इस समय। जिसको डायमंड नहीं बनता, जो आदमी एक लेग नहीं चला पाया, और डायरेक्टर जरूर बन सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को मैचिंग इनकम तो नहीं आएगा लेकिन प्रति प्रोडक्ट कमीशन जरूर आएगा। तो सोचता कि कम से कम 5 लाख तो कमा ही लूंगा डायरेक्टर बन के, और ऐसा अगर 2-3 साल भी कमा लिया तो अपना मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला तो बन ही जाएगा। बाकी कौन सा ठेका ले रखा हमने एमवे की तरह 60 साल चलाने का, और सेफ साहब की तरह कई साल चलाने का ठेका थोड़ी ले रखा हमने। और वो अपना उल्टा सीधा प्लान वगैरह लेके आएगा, मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको घड़ी दे दूंगा, मैं आपको चांद पे पहुंचा दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और ये फेलियर आदमी उसमें जाता है। वो आदमी का प्लान लेके आपके पास आता है और कहता है आपकी कंपनी का प्लान ऐसा है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट महंगा है, ये है वो है, और आप उसके फंस जाते हैं उसमें। ये सब अपने टीम के लोगों को आगाह करके रखना, आप सभी को अवेयरनेस लाना, आप सभी को। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स बन गए, ये सब बहुत दिक्कत है। आपको ध्यान रहे, क्वालिफाइड और कमिटमेंट देना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्वालिफाइड भी होना है और कमिटमेंट देना पड़ता है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। छोटी छोटी बाकी बातों से बड़ा कोई आदमी नहीं बन जाएगा। और अपने नेटवर्क बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता के रखिए, कोई भी झूठ वगैरह बोल के स्पॉन्सरिंग बिल्कुल ना करे। बिल्कुल स्ट्रगल का बिजनेस है ये, 20/80 का ही फार्मूला काम होता है। जितने लोग वहां सक्सेस होंगे वही रेशियो यहाँ भी काम करेगा सक्सेस होने के लिए। और जो उस पे अगर पैमाने पे खड़े नहीं उतरेंगे वो फेल होंगे, वो कहीं और भी होंगे, वो यहाँ भी फेल होंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो पास हो जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े सपने भी लोग दिखाते हैं, तो सपने दिखाइए, उतना दिखाइए। किसी प्लान देने गए अगर 50,000 कमाता है तो उसको मत बताइए कि तुम 5 करोड़ कमाओगे एक दिन, उसको बताइए बस 50,000 आपको कमाते हैं। व्यक्ति को देखते हुए व्यक्ति की तरह बात करिए, अलग अलग व्यक्ति, उसकी प्रोफाइल, उसकी सोच, उसकी साइकोलॉजी को समझते उस व्यक्ति से बात करिए। 50,000 कमाने वाले बताइए 50,000 और कैसे मिल जाएगा आपको काम करने को। पहले ही आप इतना बड़ा हाई फाई उम्मीद डाल देते हो, अब वो बहुत जल्दी उस उम्मीद के साथ आता है और फिर नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा इस बिजनेस में आते हुए, इतना उनका अपलाइन होने उनको इतना गर्म कर दिया है, अब वो कहता मैं फुल टाइम आ गया हूँ, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। अब आने के बाद वो काम कर रहा है 1 महीना 2 महीना 3 महीना, चेक ही नहीं आ रहा उसके, क्योंकि वो काम कर नहीं पा रहा है या काम हो नहीं रहा है। जो भी बातें हो सकता है कई बार ऐसा रिजल्ट नहीं आए, और उम्मीद कितना बड़ा उसने बना लिया है, बहुत बड़ा, तो फिर क्या होगा, वो आदमी बहुत जल्दी गिर जाएगा नीचे, वो संभाल नहीं पाएगा और फिर दिक्कत पैदा होगी। तो आप लोगों को
50,000 कमाने वाले बताइए कि 50,000 और कैसे कमा सकते हैं। 1 लाख कमाने वाले को बताइए 1 लाख और कैसे कमा सकते हैं आप, और वो बताइए कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं 1 लाख रुपए। और 50,000 1 लाख का प्लान समझाना आसान है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। इस बिजनेस में बहुत आसान है, उतना बताइए उस व्यक्ति को। और कोई आदमी आपसे अगर पूछता है, इस उम्र आपसे बहुत लोग पूछते भी होंगे कि आप कितना कमाते हैं, तो आपको सही बात बताएं, बिजनेसमैन अपनी इनकम नहीं बताती। मुकेश अंबानी कितना कमाते हैं ये कोई बता पाएगा? एक्चुअली बिजनेसमैन आदमी का टर्नओवर होता है, वो कितना कमाते हैं कोई पता नहीं कर सकता। हमेशा किसी नौकरी वाले व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आप कितना कमाते हो, बता सकता है कि मेरी इतनी सैलरी है। एक बहुत बड़ा जो दुकान आपके बड़े शहर में, लखनऊ और कानपुर में, गोरखपुर, इलाहाबाद में कोई दुकान है या कहीं भी आपके शहर में, तो कोई भी जो बड़ा व्यापारी है उससे पूछें कितना कमाते हैं, क्या वो बता पाएगा? वो तो प्रोडक्ट का टर्नओवर होता है ना उसकी दुकान में, उस टर्नओवर में प्रॉफिट आती रहती है, वो बता नहीं सकता। तो हमारे भी आपको लोग पूछेंगे, प्लान वगैरह दिखाने जाते होंगे तो आपसे लोग पूछेंगे, हो सकता पूछे आप कितना पाते हैं, बोला भी पाते, मैं कितना पाते हैं, बोला आज मेरी टीम 20 की है और हम लोग 20 लोग मिलकर महीने में 5 लाख का 10 लाख का टर्नओवर अभी हम लोग कर रहे हैं। ये सब गर्व से बोलने में क्या दिक्कत है आपको? बोलिए क्या जरूरत है झूठा अपनी बात बताने में कि मेरा चेक है, मेरे अपलाइन का चेक है, फलाना चेक है। चेक कैसी तैसी छोड़िए, चेक की बातें मत करिए। आपने आप बोले कि मेरी 5 की टीम है, अभी हम लोग 1.5 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं। अभी हम लोग महीने में या वीक में, महीने में हम 2 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, अभी हम 10 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, अभी हम 20 लाख का टर्नओवर कर रहे हैं, अभी इस साल हम 1 करोड़ के टर्नओवर के लिए जा रहे हैं। बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन वाली भाषा बोलिए ना उसको। अब कितना पाते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो खुद समझ जाएगा 5 लाख का टर्नओवर तो कुछ तो प्रॉफिट होगा आपका, और 20 लाख का टर्नओवर तो हो जाने प्रॉफिट। और नहीं जानता है फिर ऐसे आदमी को उत्तर देने मतलब क्या बनता है? अगर मुझे कोई व्यक्ति बोले आप में से आप क्या करते हैं, सर मेरा नाम वीरेंद्र सिंह जी है और मैं जो है हमारा एक बिजनेस लखनऊ में, और ज्यादा नहीं हम लोग साल का करीब 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, तो मेरे दिमाग में क्या छवि आएगी? 5 करोड़ का टर्नओवर, इसका मतलब बिजनेस तो ठीक ठाक चलता है इनका। अगर मेरे अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा भी सेंस समझ जाएगा कि नहीं, बोलिए कि 5 करोड़ का टर्नओवर तो ठीक ठाक बिजनेस कर लेते हैं, 10 करोड़ का टर्नओवर इसका मतलब ठीक ठाक। अगर वो आदमी इतना टर्नओवर के बाद भी नहीं समझ रहा है तो फिर ऐसे आदमी को समझा ही क्यों रहे हैं आप? ऐसे आदमी को उत्तर देने का ठेका ले रखा है क्या आपने? तो बहुत ज्यादा सफाई पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कहीं भी जाएंगे कि ये सवाल अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस सवाल का आप बेहिचक जवाब कैसे देंगे आज के बाद से? हाँ कि मेरा क्या टर्नओवर, अभी मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, मुझे 2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 1 साल हुआ, 6 महीना हुआ, 1 हफ्ता हुआ, मैंने इतने लोगों को जोड़ दिया है, ये कोई बात नहीं हुई। मेरी टीम 40 की हो गई, ये भी ना बताइए आप, बल्कि आप बोले मेरा टर्नओवर ही है। बिजनेसमैन है, टर्नओवर बताइए अपना, और बिजनेसमैन का टर्नओवर देखा जाता है, उसकी इनकम। मुकेश अंबानी की इनकम नहीं बता पाओगे आप, वो एक सैलरी पाते हैं उसमें से, इनकम नहीं बता सकता कोई भी आदमी। ये जो कहावतें हैं कि 1 सेकंड में गिर जाए तो पैसा उठा लेता है, सिर्फ कहावतें हैं सर, ये हकीकत नहीं है कि उनका 10 रुपए का नोट गिरने में उतना समय लग जाता है उठाने, उससे तो कमा लेते हैं। अच्छा, ये सब एक कहानियां भाई, कहानियों को हकीकत में माना करो आप। तो अपने लोगों को अच्छे ढंग से ट्रेन करिए, आप लोग इन सब चीजों से बचाइए, और हमारी आपकी जवाबदेही है कि अच्छे से अपने नेटवर्क को अच्छी चीजें लोगों को बताएं हम। चलिए, दूसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा पार्ट पे हम चर्चा करते हैं। ये सब आप लोग नोट किया करिए, हर दिन डायरी में नोट। आप में से देखो लोग बैठे रहते हैं खाली, कुछ नहीं लिखते पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लिया करिए। फिर आप एक एक पॉइंट को, आपको एक दिन स्लाइड बनाना हो तो आप एक एक पॉइंट निकाल के बना सकते हैं स्लाइड। आपको ग्रुप मीटिंग करने जाना हो तो 10 पॉइंट उठाया और लेके चले गए ट्रेनिंग करने। आपको जूम मीटिंग करना है, 20 पॉइंट आपने पूरे महीने भर की मेरी ट्रेनिंग को अगर आप नोट करेंगे, किसी की भी ट्रेनिंग हो, उसमें से आप 10 पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं? बिजनेस डुप्लीकेशन का है ना, तो 10 पॉइंट उठाया और हमने ग्रुप मीटिंग कर दिया,
20 पॉइंट उठाया, हमने ट्रेनिंग कर दिया। तो आपके पास एक डेटा होना, लिखते रहिए आप लोग, खाली सुना मत करिए, नोट कर लिया करिए फटाफट। जैसे आप इनको देखिए, आप देखिए पासवान साहब को देखिए, कितना बड़े डायरी पेन लेके अपना बैठे हुए अपना नोट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से होना चाहिए। देखिए इनको देखिए, इनको देखिए, आप हमेशा लेके बैठे हुए डायरी पेन लेके, सतर्क हैं कि कौन सा पॉइंट मिले और कौन सा नोट कर ले। और मैं ऐसे लोगों को नहीं आपको स्पॉटलाइट करना चाहता जो कुछ नहीं कर रहे हो, खाली बस भागवत कथा की तरह बैठे हुए हैं, सुनने की बस सुनते ही तरन तार हो जाएगा जीवन। तो आप नोट किया करिए। चलिए वो काफी लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है यही 2 ही लोग लिख रहे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी लिख रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे से लिखना शुरू कर दें। और ऐसे अगर आप लिखते रहेंगे 1 साल में तो आप बहुत जानकार हो जाएंगे। और जानकार होना जरूरी है कि नहीं? आपको ट्रेन होना, बोलिए, जरूरी है। तो कहां से ये सब चीजें? किताब में थोड़ी पाएंगे। आप पाएंगे क्या किताब में? जो अपलाइन की ट्रेनिंग होता है ना, वो बहुत बड़ा निचोड़ होता है, ध्यान से रखिएगा। ये आप पढ़ लीजिए, बहुत किताब पढ़ेंगे तो भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, या बहुत ज्यादा किताब पढ़ेंगे तब पाएंगे। तो उतना ऊर्जा का है नष्ट करेंगे आप। पहले कोई बना दे रहा तो रख लीजिए तुरंत ही ना भाई। हम 10 किताब पढ़ के कितना सीखेंगे? कोई आदमी पढ़ के आया, लिख के दे रहा, हम उसको लिख लें फटाफट, हमारा काम हो गया। क्यों टाइम वेस्ट करें? इतना पढ़ के तब हम जानेंगे। चलिए आप जानते हैं कि अपने हमारे जीवन में किसी साथी, अपलाइन, कोई भी जो साथी हमारा है उसका क्या महत्व होता है। उसके बाद आज की पाठ को हम खत्म करेंगे। हमारे जीवन में साथी का क्या रोल होता है? किसी प्रकार का जो पार्टनर है, यहां तक कि शादी भी, जो हमारा शादी जिससे होता है, उस शादी वाला जो हमारा पार्टनर है, जिससे हमारी शादी हो रही है, पति या पत्नी, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? या किसी भी अपलाइन अगर साथी मिला तो उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? या हमारा कोई बहुत दोस्त है तो उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? वो दोस्त क्यों है हमारे लिए? उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर मैं डाउनलाइन अपलाइन हूं तो मेरा क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग अकेले तो कभी जीवन बसर नहीं करेंगे, हमेशा ही हम कहीं ना कहीं एक साथ में, संगत में रहते ना हम लोग। तो हम इसको समझाते हैं एज ए शादी से समझाते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा भारतीय समाज में शादी की व्यवस्था है कि नहीं, बताइए। और मेरे साथ जहां तक मेरी समझ है, पूरी दुनिया को भारतीय सनातन ने ही शादी की व्यवस्था दिया हुआ है ना। भारतीय दुनिया को इसने ही शादियां, पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए या एक फ्रेम में बांधने का जो काम किया है, वो अगर बहुत लंबा इतिहास देखेंगे शायद इसी देश से निकला है। दुनिया को इसी ने पढ़ाया है, नहीं तो लोग ऐसे ही रहते थे। पहले यहीं से ज्यादा दुनिया में गया है, तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और वैसे भी हमारी जो सनातन परंपरा है या हमारे देश का इतिहास है बहुत पुराना, आप सभी लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारी सभ्यताओं में, बहुत सारी मानव जातियों में हम पहले से उत्कृष्ट रहे हैं। हमारी सोच विचारधारा, जो हमारा विकास का सिद्धांत रहा है, वो बहुतों से बहुत आगे रहा है। इवन आप किसी भी देश से, आप यूरोप में जाएंगे या मिडिल में आप जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, उनसे आगे है रहा है। तो ऐसा शादी को हम लोग लेते हैं कि शादी की जो परंपरा वो कहां से आई है। तो उस यानी साथी चुनते तो उसका हमारा रोल क्या है वो समझ लेंगे, तो बाकी सभी साथी को हम समझ लेंगे। जैसा आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति है, उसके 2 तल होते हैं। एक मान लीजिए कोई आदमी पढ़ा लिखा समृद्ध हो सकता है, वो एक मानसिक तल है उसका IQ लेवल है, इंटेलेक्चुअल है, वो विवेकशील है, वो एक अलग लेवल का है। और किसी व्यक्ति को अगर शारीरिक तल पे देखेंगे तो कोई भी समाज में जो आदमी रह रहे हैं, शारीरिक तल के हम देखेंगे, शारीरिक तल पे तो सभी बराबर पाए जाएंगे। आपको भी भूख लगती है, आपको भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है। वो
गरीब आदमी हो, कमजोर आदमी हो, छोटा आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जो शारीरिक जरूरतें आपको पड़ती है वही वही शारीरिक जरूरतें अगले आदमी को पड़ती है कि नहीं, चाहे वो भागते हैं। उन बहुत सारी जरूरतें में आप देखेंगे तो शारीरिक जरूरत क्या होता है, शरीर का मेन काम जो होता है सिर्फ वंश बढ़ाना, कुछ भी नहीं है। जेनेटिक रूप से हम ऐसे बने हैं, हमारे शरीर के भीतर पूरी तरह से प्रकृति विद्यमान है और प्रकृति सिर्फ अपने आप को, अपने अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अपना खेल खेलती रहती है। जो यही चीज आपको पंछियों में दिखेगा, जानवरों में दिखेगा, पेड़ पौधों में मिलेगा। प्रकृति सिर्फ अपने अस्तित्व को बरकरार करने में लगी हुई है और अपने जनसंख्या को, अपने अस्तित्व को बरकरार करने में रखी हुई है। वही हमारा जो शरीर वाला पार्ट है, उस हमारे डीएनए में वो बात प्रकृति घुसी हुई है। तो शरीर जो है एक ही काम करता है, अपने आप को चाहे सेव करेगा या चाहे अपने आप को मजबूत करेगा या चाहे अपने आप को किसी भी चीज के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, सिर्फ इस उद्देश्य के साथ कि मैं अस्तित्व में बना रहूं और अगर मैं बना रहूंगा तो मेरा जनरेशन चलता रहेगा या अगला जनरेशन चलता रहेगा। यहाँ तक कि अगर कोई बलवान बनता है तो यहाँ तक समझने वालों ने यहाँ तक समझा कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली है तो वह भी इसलिए शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए शक्तिशाली है सुरक्षा, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं या मैं शक्तिशाली हूं, अच्छा रहूंगा, अच्छा खासा, तो मेरी शादी अच्छे लड़की से होगी। कोई अगर है बहुत सुंदर अपने आप को बनने में लगा हुआ है तो सुंदर भी इसलिए बन रहा है ताकि मेरे से अच्छा पार्टनर मिले। कोई यहाँ तक कि पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है तो वो भी सोच रहा है कि मेरा अच्छे घर शादी होगा। सच कहूं तो ये घुमा फिरा के वो उसी पे आता है। इनडायरेक्टली धन से लेके, बल से लेके, ब्यूटी तक अगर आप देखेंगे, इसके बहुत डीप डेप्थ में आप जाएंगे तो घुमा फिरा के वही चीज निकल के आएगा कि अंत में उन्हें एक काम वासना ही उन्हें अंदर से जकड़े हुई है, उसकी एक चाहत बनी हुई है, वो सब इकट्ठा करने का भी एक चाहत है। तो सबके अंदर एक जेनेटिक ये बात है, वो प्रकृति उसके भीतर है शरीर के, तो इस सबके अंदर समान रूप से पाया जाता है। काम वासना सबके भीतर पाया जाता है, बुरी तरीके से पाया जाता है। एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो सबके भीतर पाया ही जाता है और बहुत सारा आयोजन करने के पीछे भी वो अपने आप को बरकरार रखती है। इसमें कोई दोष नहीं है, जो प्राकृतिक व्यवस्था है और हम कहीं न कहीं से मजबूर हैं। तो जो भी हमारे पूर्वजों ने या जो ऊंचे लोग थे उन्होंने देखा कि ये सबके भीतर है, जानवरों के अंदर है, सबके अंदर है। इसको अगर ज्ञान से रोका जाए, ये बाधा इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बाधा इंसान के जीवन में, क्योंकि देखिए प्रकृति होना अलग बात है और मनुष्य होना एक दूसरी बात है। प्रकृति तो कुछ अंधी होती है ना, प्रकृति तो कुछ भी करा लेती है, तो कुछ भी हम नहीं कर सकते ना। कुछ भी करेंगे तो हम फंस जाएंगे ना। तो हमें प्रकृति के हिसाब से नहीं चल सकते। प्रकृति के हिसाब से जानवर चल सकते हैं, पशु चल सकते हैं, हम इंसान नहीं चल सकते। तो फिर हमारे लिए दिक्कत पैदा होगा ना। और हमारे भीतर तो है वो प्रकृति, कहीं न कहीं वो दिक्कत पैदा करता है। तो हमारे जितने भी पूर्वजों ने था, उन्होंने देखा कि इसके भीतर जो बीमारी पैदा हुआ है, ये ज्ञान से तो ये कम नहीं होगा और ये व्यक्ति रोक भी नहीं पाएगा। ये इतना शक्तिशाली नहीं, क्योंकि ये प्रकृति इसके शुरू करा ही लेगी, ये परेशान ही रहेगा। इसका कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। तो फिर उन लोगों ने एक व्यवस्था कर दिया। और व्यवस्था क्या किया कि चलो ठीक है, हम तुम्हें इजाजत दे देते हैं, तो चलो तुम शादी कर लो। इजाजत देते कि चलो शादी को, धार्मिक मान्यता, सामाजिक मान्यता दोनों दे दिया गया। लो भाई, तुम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से एक साथ रह जाते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये ठीक नहीं होगा, इसलिए तो शादियां हो जाती है। तो चलो ठीक है, अब दो लोग एक साथ में आए तो पहला शर्त ये रहा कि चलो ये जो तुम्हारे अंदर बीमारी एक जकड़ी हुई है जेनेटिक, ये बीमारी साथ रहने से कम हो जाएगी। तो पति पत्नी को साथ रहने का एक मौका मिलता है। लेकिन ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या थी कि इससे इसलिए पहले साथ रहने का मौका दिया जा रहा है ताकि जो बीमारी है इससे आप मुक्त हो सको, ताकि दूसरा जो अपना शर्त है कि आपको मुक्ति की तरह, यानी सही जो आपका लक्ष्य है उस तरफ आप बढ़ सको। क्योंकि उस तरफ बढ़ने में एक बाधा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा बाधा कि आप अकेले लड़ नहीं पाओगे आदमी से। तो दोनों एक दूसरे के सहायक बन जाओ।
दूसरे के सहायक बन जाओ इस काम में, और दोनों एक दूसरे के सहायक इस रूप में बनो कि दोनों अपनी जो दूसरी शर्त है, यानी अपने जीवन में ऊपर जो लेके जाना है, वहां जरूर एक दूसरे को ऊपर ले जाने में सहायता प्रदान करो आप लोग, इसलिए साथ रह सको। यानी कोई हम अगर जब साथी चुनते हैं, कोई हमारा शादी ब्याह होता है, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि उसके साथ हम शादी कर लिए या आप साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आज हमारा रोल क्या है उसके साथ, हमारा रोल ये है कि उसके साथ आके हम अपने आप को एक ऊंचे दिशा में लेके जाएं, और अगला आदमी भी हमारे लिए ऊंचे दिशा, यानी उसके मुक्ति का कारण मैं बनूं और मेरे मुक्ति का कारण वो बने। इसलिए दोनों एक साथ का एक शर्त, एक संबंध बनाया गया था, ताकि दूसरा वाला जो शर्त है, ऊंचा वाला शर्त जिंदगी का, मनुष्यता वाला शर्त है, वो पूरा हो सके। क्योंकि पहला वाला वादा है तो दो शर्त है। पहला वाला शर्त से बीमारी से बचोगे दोनों, और जब इससे मन से शरीर से फिट रहोगे तो बढ़िया काम जिंदगी में आप कर पाओगे, ऊंचे से ऊंचा मुकाम आप हासिल कर पाओगे जीवन में। तो एक दूसरे के सहायक बनो आप। तो शादी ब्याह तक का जो पार्टनर हमारा होता है, वो बहुत हमारा रोल होता है जीवन में उसका। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शादी ब्याह का जो चयन ही वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, वो बहुत ही गलत तरीके से। इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया जाता, खाली देखा जाता कि नाक नक्शा कैसा है, धन दौलत कैसा है, और नाक नक्शा धन दौलत के माध्यम से करके खाली जिंदगी में सिर्फ सड़न और बदबू, और रिश्तों में कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर कोई दोस्त भी मिलता है ना, ध्यान रहे, हम लोग ना शादी चुनते हैं ना टीम चुनते हैं, हम सभी लोग संगत चुनते हैं। और जिंदगी में दो सबसे बड़ी चीज, अगर आपको अच्छी संगत मिल गई तो इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है, और जिंदगी में अगर कोई कुसंगत मिल गया तो इससे बड़ा हिसाब कुछ नहीं है। तो अब शादी एक संगत है, दोस्ती एक संगत है, एसोसिएशन एक संगत है, फ्रेंडशिप एक संगत है, और अगर संगत सत्संग मिल गया, इसे संगत को बोलते हैं, संगत तो वही होती है जहां सत्संग हो। जिंदगी आपकी बन जाएगी 100% में बता रहा हूं। और अगर सत्संग कुसंग में बदल गया तो जिंदगी बर्बाद होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे शादी हो के बर्बाद हो, चाहे दोस्ती मिलके बर्बाद हो, चाहे जैसे मिलके बर्बाद हो। तो हम चुनते शादी, इसलिए शादी ब्याह हर चीज बहुत, अपने जो भी बेटा बेटी है जो भी है, वो बहुत होशो हवास में होना चाहिए। मतलब ना मिले कोई साथी तो ऐसा मिले जो जीवन का बेड़ा पार कर दे, और ना मिले तो प्रतीक्षा करें। भाई हमको जाना है लखनऊ, और लखनऊ की बस नहीं आ रही है, तो मैं बनारस वाले बस में थोड़ी बैठ जाऊंगा। लेकिन लोग बोल रहे उम्र जा रही है, भागे जा रही है, कहीं कर दो। अरे कहीं कर दे, कुछ संगत में पड़ गया, वो तो गया, ये भी गया, जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने अपने बेटा और बेटी दोनों की। तो भाई नहीं मिला अभी तक तो प्रतीक्षा करेंगे, पैदल चल लेंगे उस दिशा में, लेकिन गलत गाड़ी तो नहीं बैठेंगे ना। भाई अगर भूख लगी है, अब कुछ नहीं है खाने, तो क्या मिट्टी खा लेंगे क्या? मिट्टी तो नहीं खा लेंगे ना। 40 रुपए के 300 टोकन और मान लिया कोई मिल गया तो ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं मिले तो और धन्यवाद। मिल गया तो बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया पार्टनर, और नहीं मिला तो और धन्यवाद, बची गए। अब तो महा पार्टनर आपको मिलेगा जो सबका बापा है, अब तो वही मिलेगा ना, उससे ऊपर तो कोई भी नहीं है। इस बिजनेस में भी अपलाइन जो आप चुनते हैं, जो भी ध्यान सुनिएगा, बहुत लोग कंपनी बदलते हैं ना, बोलते वो कंपनी चलेगा, इस कंपनी चलेगा, वो अपलाइन मिल जाएगा। यहाँ भी आप एक संगत चुन रहे हैं, और हमारा आपका जो करारनामा है ना, जो संबंध है, वो सिर्फ इस बात का होना चाहिए, एज मैं अपलाइन, अब मैं आपके जीवन में यह सहायक बन सकूं, ताकि आप जिनसे उलझे हुए उससे बाहर निकल सके, और आप मेरे जीवन में सहायक बन सको, जहां मैं उलझाऊं हम निकल सके। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे गठबंधन में कि दोनों फ्रीडम में रहें और दोनों मुक्त हो सके अपने जीवन में। ये हमारा आपका गठबंधन और इकरारनामा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं, और अगर आप ऐसे जगह हैं जहाँ पे
वो आपको मतलब गलत ही दिशा में लेके जा रहा है, आपको पता नहीं किस तरह क्या कहाँ फंसा के रखेगा, कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे जगह आप पैसा वगैरह भी कमा लेंगे ना, फंस जाएंगे पूरी तरीके से। इसीलिए मैं अब हम सभी लोग धन्यवाद देते हैं अपने अपलाइनों को कि वो इस सब मामलों में बहुत अच्छा निकल गए, सौभाग्य से इस देश में कि हम लोगों ने उस संगत चुना। वो हालांकि हम लोगों ने ऐसा सोच के नहीं किया था, संयोग से हमको अच्छा ही मिल गया था, संयोग से अच्छा मिल गया। नहीं तो बहुत लोगों के साथ जीवन डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी बढ़िया होके क्या करेगी, अपलाइन खराब निकलता तो जिंदगी खराब हो जाती है कि नहीं, बताइए, वो भी खराब हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा शादी विवाह हम नहीं चुनते, हम क्या चुनते हैं, संगत। और संगत को कहाँ अच्छी होती है, संगत अच्छी कहाँ हो सकती है, जहां पे सत्संग हो, संगत वही अच्छी हो सकती है। या दो ही चीज तो होती है, या तो सत्संग या तो कुसंगत। संगत या तो कुसंगत, एक दो ही चीज तो होती है ना। तो जिंदगी तो सिर्फ सत्संग में बदलती है, और यही दोनों आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, सत्संग और कुसंग। और ये दोनों व्यक्ति से मिलता है, एसोसिएशन से मिलता है। तो ध्यान रहे कि आप किसी एसोसिएशन को चुन रहे हैं तो बहुत होशो-हवास में चुनना है और रहना है। वो शादी भी इसी में आता है, और दोस्ती भी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी सब इसी में आते हैं। वो एज ए इंटरटेनमेंट नहीं होता। और शादी माने सिर्फ ये नहीं होता कि हम वंश बढ़ाएंगे, शादी माने ये होता है कि दोनों में जो पगलाहट है ना वो खत्म होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से मुक्त हो सके, ताकि दोनों जो है शिवत्व की तरफ बढ़ सके, परम की तरफ बढ़ सके। ये नहीं कोई में फंसे रहे खाली दोनों। इसलिए वो एक व्यवस्था दिया गया था कि उन्हें मालूम था कि ज्ञान बुद्धि से ना इसकी जंजाल ठीक नहीं होगा, इसे इन दोनों को एक करना ही पड़ेगा। और जब एक हो जाएंगे इनका भूत उतरेगा और ये सही लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, तब ये सही लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग पर धन का भी अभाव हो सकता है, एजुकेशन का भी अभाव हो सकता है, धन का अभाव ये भी हमें बाधित कर सकता है। तो हमें कई तरह की संगत की जरूरत है। एक संगत तो जीवन शारीरिक जो समस्या दूर करने, शादी ब्याह हो गया तो उससे चलो आप कुछ लोग बच गए जिनका शादी भी हुआ, कई लोग उससे भी होने के बाद भी कोई फायदा नहीं है उनका। और मान लीजिए आपको पैसे का अभाव था तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो लो इससे अपना पूरा कर लो भाई, आगे बढ़ो, निकलो यहाँ से पैसे की झंझट से। आपको लगा कि कोई सर एक पार्टनर नहीं मिला दमदार, एक साथी, तो चलो एक बढ़िया दमदार अपलाइन मिल गया, तो लो उसके साथ मिलकर ये समस्या दूर कर लो आप। सर बढ़िया गाइडलाइन एजुकेशन नहीं मिला, तो चलो एक दमदार एजुकेशन सिस्टम मिल गया, लो भाई वहां से अपना बेड़ा पार कर लो। तो मिलते ही चले जा रहे हैं हम लोगों के पास। और ये सब कुछ इसलिए सिर्फ मिल रहा है ताकि फाइनली शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की उलझन, अभाव, कष्ट, दुख, तिरस्कार, किसी भी तरह का जो बंधन है, किसी प्रकार का जो क्लेश है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, वो सभी से एकदम मुक्त होना ही ये हम सभी का लक्ष्य है, सभी का। पैसा कमाने नहीं आए हैं, पैसा इसलिए कमाने आए हैं ताकि पैसे से जितनी समस्याएं उससे मुक्ति मिल सके। ये नहीं पैसा कमाने का। शादी इसलिए नहीं करते कि हम जबरदस्ती 2 लोग बच्चा पैदा करेंगे, इसलिए साथ रहते कि एक बीमारी हमारे अंदर जेनेटिक आ गया है, उसके अंदर भी बीमारी है। अगर हम साथ न रहेंगे तो हम पगलाए रहेंगे, वो प्रकृति हमको परेशान करेगी और मेरे साथ गलत चीज हो सकता, मैं परेशान रहूंगा। और उसका इलाज कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, प्रवचन नहीं है, उसका इलाज शादी ही है। और ऐसा साथी मिले, और ऐसा साथी मिले जो वह भी आगे जाने के लिए हो, ये नहीं कोई तक लिपापोती मारने तक ही हो। तो ऐसे साथी का चुनाव जो यंगस्टर भी सुन रहे हैं, माता पिता भी चुन रहे हैं अगर वो, तो मुझे लगता है उन्हें अपने शायद अब ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें ऐसा ही चुनाव करने में मदद करें, जल्दीबाजी न करें। सही जगह अगर बस नहीं है तो किसी गलत बस में मत बैठा दें, अपना भार ने हटा दीजिए, फिर जल्दी जल्दी हटाओ 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 हटाओ। ये आप तो फंस गए, दूसरे कहाँ फंसा रहे हो हैं?
कहीं फंसा रहे हो आप? और हम जिस व्यवसाय में आ रहे हैं यहाँ पर भी तो मतलब लोग ही लोग हैं, तो आपको एक अपलाइन बहुत अच्छे ढंग से चुनना चाहिए। और आपका अपलाइन और आपका जो इकरारनामा है वो इसी बात का होना चाहिए कि आपके लिए मैं सहायक बनूं और आप मेरे लिए सहायक बने। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खाली अपलाइन आपके लिए सब कुछ करे और आप अपलाइन के लिए कुछ न करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप दोनों लोग मिलते हैं तो हम दोनों लोग मिलके एक दूसरे के, अगर हम दोनों के बीच में धन का अभाव है तो हम दोनों लोग मिलके एक दूसरे का धन के अभाव को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों एक दूसरे के बंधन बने या दोनों एक दूसरे के मुक्ति बने, मुक्ति का कारण बने? बोलिए, दोनों एक दूसरे के मुक्ति का कारण बने ना, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने। तो आप भी फ्री रहिए और हम भी फ्री रहे। आप भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचे और हम भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। ऐसा अपलाइन को ढूंढना जरूरी है। ऐसा अपलाइन कहीं मिल जाए तो उसको किडनैप कर लीजिए, पकड़ लीजिए, समझ जाइए ये हमारा उद्धार कर देगा। ऐसा मिल जाए तो समझो आपका बस मिल गया है, आपको पकड़ लीजिए तुरंत। आप ऐसे रिश्तों के हर जगह पहलू पे ये लागू होता है। ऐसा कोई मिले तो तत्काल लपक लीजिए आप, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आपके अपलाइन में कोई न कोई ऐसा तो जरूर है जो आपका बेड़ा पार करा सकता है, या एज अपलाइन आप हैं तो आपके टीम में कोई ना कोई एक ऐसा लीडर है जो आपका बेड़ा पार करा सकता है। अपलाइन कोई बोल रहा हूं अपने नीचे देखिए और डाउनलाइन कोई बोला अपने अपलाइन में देखिए, दोनों को देखना है उसके, क्योंकि दोनों पार्टनरशिप बनानी है ना, और फिर दोनों लोग मिलके इतिहास लिख लेंगे। जैसे मुझे जरूरत था, मैंने सोचा कि श्रीमान माधव सर मिल जाए, एक अच्छी संगत मिल जाए, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी उनकी खूबियां, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने मैं ढूंढ रहे थे कि मुझे एक ऐसा लीडर चाहिए जो वह भी इसी टाइप की जिंदगी को मुक्त, बड़ा ऊंचाई पे जाना चाहता हो और बहुत सारे झमेलों से मुक्त होना चाहता हो, वो भी ढूंढ रहे थे और हम भी उन्हें ढूंढे। और जब हम दोनों का मिलन हो गया तो फिर हम तो भाई पकड़ लिए। अब कंपनी कैसी है, सिस्टम कैसा है, चैलेंज कैसे, क्या लेना देना है। दो लोग इकट्ठा हो गए और दोनों एक इस तरीके से जकड़ लिया आपस में और दोनों फाइट करके आज वह भी सर इन बहुत सारी जो झंझट थी, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम थी, उससे वो भी मुक्त हो रहे हैं और हम भी मुक्त हो रहे हैं। और बहुत सारा मानसिक जो एजुकेशन का अभाव था वो भी धीरे धीरे वो भी खुलता जा रहा है और उनका सबका ही खुलता है। तो बहुत अच्छा सेटिंग हुआ। आप लोग पास भी ऐसे अपलाइन ढूंढ लीजिए और अपलाइन लोग ऐसे क्यों कौन ढूंढ लें, डाउनलाइन। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी ढूंढता है, पति को पत्नी ढूंढना पड़ता है और पत्नी को भी भाई, पति का उद्धार पत्नी करेगी मगर पत्नी का उद्धार कौन करेगा? पति तो वो भी ठीक होना चाहिए ना। शादी का उद्देश्य नहीं कि सातों जन्म साथ निभाएंगे, अरे हम सातों जन्म साथ नहीं निभाएंगे, बल्कि जल्दी से हम दोनों लोग इस पहले शर्त से दोनों ऊपर उठ जाएंगे। तो ये एक रहा बात संगत के ऊपर, मैंने आप सभी चर्चा किया। ये एक्चुअल में बहुत और खुल के चर्चा कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया, और बहुत लंबा चर्चा हो सकता था जो हमारे परिवार के लिए, बिजनेस के लिए और अच्छा हो सकता था। मैंने कम ही समय था तो कम से कम शब्दों में समेटने की कोशिश की आपको, क्योंकि इतने समय में कितनी बात हो सकती है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा अपलाइन या फैमिली में अपने बेटे बेटी के लिए भी पार्टनरशिप वगैरह ढूंढने में शायद कुछ जागरूकता बढ़ी होगी और शायद कुछ लॉजिकल पॉइंट आपको मिले होंगे। तो आज की 3 पॉइंट हमने चर्चा किया। पहला मेडिटेशन के ऊपर हमने सीखा। अपने टीम को अगर आप टॉप लेवल की टीम बनाना चाहते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो टॉप वर्ड की टॉप की टीम का जो सॉफ्टवेयर वो डालना पड़ेगा। तो वो मेडिटेशन से ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। तो वो हमने आपको सीखा। वो जो की टीम बोलते हैं ना हम इंडिया की नंबर 1 टीम, तो सबके सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा इंडिया की नंबर 1 टीम, तो बन जाएगी। तो पहला मेडिटेशन का पार्ट सीखा। दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी गलतफहमियां जो हो रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, बहुत सी वर्जना है। क्या क्या वर्जना है वो हमने उसके बारे में जाना, और अपने टीम में जो नए नए लोग स्पॉन्सर हो रहे हैं उन्हें बचाना है, उससे खुद भी बचना है, खुद भी इन सब चीजों को देखना है।
तीसरा पाठ हमने देखा संगत का क्या महत्व है। रिश्तों में कोई भी पति पत्नी भाई बंधु या यार दोस्त या अपलाइन डाउन है, जो एक संबंध है उसका उद्देश्य क्या है और वो क्यों बनाया गया है और कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे पहचान बोनी आते हैं तुरंत द्वार पे जाकर खत्म करा खत्म रहे पाएगा उस दलदल से। तो बहुत मैं आभारी हूँ कि मैं आपके शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ कि रोज मुझे ये सब सीखने का मौका मिलता है, पूरी टीम को भी सीखने का मौका मिलता है। टीम से कई लोगों ने काफी शानदार काम किया है, जैसे डॉक्टर दिनेश ने कल 500 बिजनेस वॉल्यूम निकाला है और 750 बिजनेस वॉल्यूम सुधीर सिंह ने निकाला है, धर्मेंद्र राय ने 800 बिजनेस वॉल्यूम निकाला है और कई लीडर है 400 बिजनेस वॉल्यूम निकाले हैं। लेकिन धर्मेंद्र राय इस समय जुड़ नहीं पाया हूँ सर, और सुधीर सिंह को मैं मौका देना चाहूंगा अगर आपका आदेश। सुधीर सिंह जी अपना माइक आप ऑन कर सकते हैं। स्वागत है, बस इतना ही कम शब्दों में बताना है कि आप क्या करते हैं, कैसे रिजल्ट को क्रिएट कर रहे हैं, यही बातें बतानी। सुधीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। सभी महागुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुधीर सिंह है और मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। सीतापुर में इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। महागुरु जी जैसा कि संगत के बारे में आज बताया, मैं भी सर श्रीमान संतोष जायसवाल सर की टीम से हूँ, श्रीमान करुणा शंकर तिवारी सर और हमारे संरक्षक और महागुरु जो कि हमें पल पल प्रेरणा देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। श्रीमान अंबिका सर के कारण हो रहा है सर। महागुरु जी डेली 6 से 7 लोगों को मैं टच करता हूँ और जो रिजल्ट का एवरेज है सर, कल भी 5 लोग ज्वाइन हुए हैं और 2 लोगों ने भी कल डीडी देने के लिए बोला है। तो आपकी जो ऊर्जा है महागुरु जी, इसी को ध्यान में रखकर ग्राउंड में उतरता हूँ और लगातार काम हो रहा है। और जो 800 बिजनेस वैल्यूम से 1000 बिजनेस वैल्यूम का डेली का जो कमिटमेंट होता है, वही पूरा करने के लिए दिन रात लगा देते हैं और वो पूरा होके भी रहता है। इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिए, बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। बहुत ही शानदार सेशन रहता है महागुरु जी एवरीडे का, और आज भी आपने बहुत कुछ सिखाया महागुरु जी हम लोगों को, और पूरी तरह जीवन में लागू करेंगे महागुरु जी इन चीजों को। बिल्कुल लगातार उसको डायरी में बनाते हैं महागुरु जी, डेली हम नोट करते हैं जो भी पॉइंट होता है उसको। एवरीडे में पूरा आपका डायरी बना रखा है, उसमें जो भी मीटिंग होता है उसको सब नोट किया हूँ और उसको लगातार जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना टीम में भी लागू कराएंगे महागुरु जी। महागुरु जी बहुत अच्छा रहता है और शुरुआत होता है जीवन के आपके साथ ही और पूरा दिन बहुत अच्छा रहता है। बहुत ही अच्छा रहा रिजल्ट महागुरु जी, कल के डेट में भी काफी लीडर्स ने अच्छा किया है। प्रमोद सरोज जी हैं महागुरु जी, इंजीनियर साहब, काफी अच्छा करते हैं और कल भी उन्होंने 474 जो किया है। मैं जरूर चाहूंगा आपकी ब्लेसिंग्स उनको मिले। प्रमोद जी प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। जी महागुरु को, गुरु जी को प्रणाम, सभी महागुरुओं को प्रणाम। कल मैंने जो है 474 बीबी जो है किया, प्लान तो कई लोगों को दिखाया। मैं पेशे से सिंचाई विभाग में इंजीनियर हूँ, एसडीओ पद पे, और उस कार्य को करते हुए कभी कभी बीच बीच में 2 दिन चुनाव पड़ गया तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन फिर मैंने कल अपने रेस में फिर पकड़ा। तो कल जो है मैंने 474 बीबी किया और प्लान दिखाते हुए, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी बीमा वाले दिया जाते हैं तो उनको भी, जैसे बीमा वाले कंपनियों के लोग 12,000 रुपये से नौकरी करवाते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ जो है आप लोग अच्छा हो सकता है, अगर आप लोग 1-2 साल इसमें वर्क करेंगे तो आप लोगों को जो है
अच्छा हो सकता है। कल मैं 3 महिलाएं आई थी बीमा लेकर के, उनको मैंने प्लान बताया और वो अपना कॉन्फिडेंस दे के गई हैं, ज्वाइन करेंगी। अब देखिए क्या होता है और आगे मैं ऐसे ही करता रहूंगा सर। ऐसे ही आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के जो दिशा निर्देश में जो मिलती है, आपके जो सुबह सुनते हैं उससे जुनून मिलता है और इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय सेफ साहब। जी आदरणीय सर, गुड मॉर्निंग सर। सर आपके जो आज की ट्रेनिंग हुई बहुत ही शानदार रही सर। आपके जो भी एक एक शब्द रहते हैं हीरे मोती से भी बहुत ज्यादा प्रेशियस है सर। और बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आपने आज जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर। लेकिन एक पॉइंट जरूर सर मैं बताना चाहूंगा सर। आपने ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताया सर और बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया सर। बहुत ही ज्यादा बहुत कुछ सर सीखने को मिला है सर। आभार व्यक्त करता हूँ सर। और सर हमारे एक लीडर है सिक्किम से, जिन्होंने जो है, वैसे काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने 100, 150, 200, 250 बिजनेस वैल्यू जनरेट किया है कल की डेट में। लेकिन हमारे एक सिक्किम से लीडर है लक्ष्मी नारायण अधिकारी जी हैं, जिन्होंने 400 बिजनेस वैल्यू जनरेट किया है। तो सर मैं उनको मौका देना चाहूंगा 30 सेकेंड का। जी लक्ष्मी नारायण अधिकारी जी बोलिए आप। नमस्कार महागुरु जी, मैं लक्ष्मी नारायण अधिकारी सिक्किम से हूँ। मैं नए हूँ, मैंने थोड़ा कोशिश करता रहूंगा आप लोग का आशीर्वाद से। संतोष सर और विश्वजीत सर और आदि सर का सहयोग से मैंने थोड़ा कर रहा हूँ सर। इस बार 400 बीबी का किया, लेकिन आज भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। दिन में 4-5 लोग का फोन में बात करता हूँ और फोन से ऐसे ही प्लान हल्का हल्का दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। कोशिश जारी है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया और बेसिक बातों को बताया कि मतलब जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है और मेडिटेशन के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात आपने बोला कि एसोसिएशन हमारी बदली है, संगत हमारा बदला है, उससे जीवन में बहुत सारा बदलाव होता है। और नहीं तो अगर हम लोग की संगत अगर नहीं बदली होती तो शायद अभी हम भी मार्केट में होते, कहीं बाकी लोगों की तरह घूम रहे होते या कुछ और कर रहे होते। जो भी कुछ बदलाव हुआ संगत की वजह से बदलाव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज कल एक लीडर का रैंक पूरा हुआ है और शायद वो मीटिंग में नहीं ज्वाइन कर पाया, लेकिन एक लीडर ने बढ़िया काम किया, कई सारे लोगों ने किया है, लेकिन वो ज्वाइन है मीटिंग में। वीरेंद्र पांडे को मौका देना। वीरेंद्र पांडे सर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले महागुरु परशुराम सर को कोट कोट प्रणाम, चंदन वंदन, और आपको महागुरु अरविंद सर को, आलोक सर को। सर मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जो जैसा दिशा निर्देश देते हैं और खुद का